नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस आईएएस के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका निःशुल्क पंजीकरण आप करा सकते हैं और इसको आयोजित किया गया है 10 अप्रैल 2022 को शाम 4 बजे। इसके संदर्भ में जो पंजीकरण लिंक है वह आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे यथार्थवाद बनाम उदारवाद, भारत नेपाल संबंध, सीबीआई स्वायत्तता का प्रश्न, गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम व संवैधानिक स्वतंत्रता तथा भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 9 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं यथार्थवाद और उदारवाद पर। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद बनाम उदारवाद की बहस को फिर से जगा दिया है। जबकि उदारवादी सामान्य रूप से युद्ध को लोकतांत्रिक यूक्रेन पर सर्वसत्तावादी रूस द्वारा हमला कहते हैं, यथार्थवादी यह तर्क दे रहे हैं कि यह युद्ध यूरोप में शीत युद्ध के बाद के सत्ता के खेल की ही परिणति है। हालांकि यह बहस बिना किसी आम सहमति के आगे भी देखी जा सकती है, लेकिन यह जो दो मूल सिद्धांत हैं, इनको समझना महत्वपूर्ण है जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मूल रूप से यह दोनों सिद्धांत यानी यथार्थवाद और उदारवाद, वह दोनों ही राज्यों के व्यवहार, विशेष रूप से महान शक्तियों के व्यवहार को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यदि हम उदारवाद की बात करें तो इसमें मूल रूप से 3 प्रकार की प्रमुख मान्यताओं को समझा जा सकता है। इसके तहत यह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य ही प्रमुख एक्टर्स यानी कर्ता होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य की आंतरिक विशेषताएं दूसरे से भिन्न होती हैं और ये अंतर ही राज्यों के व्यवहार को आकार देते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी माना जाता है कि कुछ शासन के मॉडल अच्छे होते हैं जबकि कुछ को बुरा माना जाता है। जैसे कि लोकतंत्र को सामान्यतः अच्छा माना जाता है जबकि तानाशाही को बुरी शासन व्यवस्था माना जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब उदार पश्चिम ने कम्युनिस्ट सोवियत संघ को हराया, तब फ्रांसिस फुकुयामा नाम के विद्वान के द्वारा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में पश्चिमी उदार लोकतंत्र को मानव सरकार के अंतिम रूप के रूप में स्थापित किया गया था। इसलिए उदारवादी राज्यों की आंतरिक विशेषताओं पर जोर देते हैं जो उनके अनुसार राज्यों की बाह्य नीति को प्रभावित करता है। उदारवादियों के अनुसार अच्छे राज्यों से शांति स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि बुरे राज्य दूसरों की कीमत पर अपनी शक्ति का विस्तार करने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार से उदारवादी ढांचे के भीतर 3 अलग-अलग प्रकार के लेकिन परस्पर जुड़े सैद्धांतिक दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। यह हैं आर्थिक पारस्परिक संबद्धता, लोकतांत्रिक शांति और अंतरराष्ट्रीय संस्थान। यदि इसमें हम आर्थिक पारस्परिक संबद्धता की बात करें तो इसके समर्थकों का तर्क है कि एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए उदार आर्थिक व्यवस्था आवश्यक है। इसमें आर्थिक वैश्वीकरण आंतरिक रूप से इस तर्क से जुड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांतकारों का यह दावा है कि लोकतांत्रिक देश एक दूसरे के साथ युद्ध में नहीं जाते हैं। अतः यह सिद्धांत ये मानता है कि यदि हमें युद्ध रहित विश्व बनाना है तो लोकतंत्र वाली दुनिया का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, यानी पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना पर इसमें बल दिया जाता है। इसी प्रकार उनके अनुसार वैश्विक व्यवस्था में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संस्थानों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है।
उदारवादियों का कहना है कि 20वीं शताब्दी से ही इसके संदर्भ में प्रयासों को किया गया है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। जब लीग का पतन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध इस दुनिया को देखना पड़ा, तो युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण भी संयुक्त राष्ट्र से शुरू होने वाले नए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ ही किया गया था। इस प्रकार से उदारवादी जो आदर्श विश्व व्यवस्था चाहते हैं वह ऐसी होनी चाहिए जहां लोकतांत्रिक राज्य आर्थिक वैश्वीकरण के माध्यम से जुड़े हुए हों और ऐसी प्रणाली में कार्य करते हों जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा नियंत्रित होती हो। इस प्रकार से उदारवाद वैश्विक व्यवस्था के बारे में एक प्रकार से आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यह इस बारे में ज्यादा है कि दुनिया को क्या होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि हम यथार्थवाद की बात करें तो यह इस बारे में अधिक है कि दुनिया क्या है। यथार्थवादियों के लिए एक शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यह वास्तविकता से बहुत दूर है, इसलिए इस रूप में वे निराशावादी कहे जा सकते हैं। उदारवादियों की ही तरह यथार्थवादी भी राष्ट्र राज्यों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में प्राथमिकता मानते हैं। उनके लिए दुनिया मूल रूप से एक अराजक स्थान है जिसमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई सर्वोच्च प्राधिकारवादी शक्ति विद्यमान नहीं दिखाई देती है। यही कारण है कि यह दुनिया को एक खतरनाक स्थान बना देता है। इस संदर्भ में विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार का मानना है कि यथार्थवाद विद्यमान शक्तिशाली राष्ट्रों की शक्ति को दर्शाता है और इस बात पर बल देता है कि हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि राष्ट्रों के पास शक्तियां विद्यमान हैं और वह इसे विश्व में लागू करना चाहती हैं। राष्ट्रों को भी इसी के अनुसार स्वयं को ढालने की आवश्यकता है और नवीन उभरने वाली प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार किए जाने पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि यथार्थवाद कुछ विशिष्ट सिद्धांतों के माध्यम से अपनी बात को सामने रखता है, जिसकी 3 महत्वपूर्ण धाराएं देखी जा सकती हैं। ये धाराएं हैं मानव स्वभाव यथार्थवाद, रक्षात्मक यथार्थवाद और आक्रामक यथार्थवाद। ये सभी धाराएं यह समझने की कोशिश करती हैं कि राज्यों के द्वारा अधिक शक्ति क्यों प्राप्त किया जाना वांछित होता है। यदि हम इसमें मानव प्रकृति या मानव स्वभाव यथार्थवाद की बात करें तो इसे शास्त्रीय यथार्थवाद भी कहा जाता है, जो हैंस मॉर्गेनथ्यू नाम के विद्वान के द्वारा निर्धारित की गई है। यह इस तर्क पर आधारित है कि सत्ता के लिए मनुष्यों की इच्छाएं राज्यों की प्रकृति पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि राज्यों का नेतृत्व भी अंततः मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है। मानव प्रकृति यथार्थवादियों के अनुसार राज्यों में डिफॉल्ट रूप से मनुष्यों के समान ही शक्ति प्राप्ति की इच्छा विद्यमान होती है। राज्य ये शक्ति प्राप्त करने के लिए अराजक तरीके से अपने शक्ति विस्तार का प्रयास करते हैं, जो आगे चलकर संघर्षों को जन्म दे सकता है। वहीं दूसरी ओर रक्षात्मक यथार्थवादी यह नहीं मानते कि राज्य स्वाभाविक रूप से आक्रामक हैं। इसके संदर्भ में केनेथ वॉल्स नाम के विद्वान अपनी पुस्तक में यह तर्क देते हैं कि किस प्रकार से राज्यों का मूल उद्देश्य अस्तित्व है। केनेथ वॉल्स भी इस बात को मानते हैं कि वैश्विक व्यवस्था अराजक है और यह संरचनात्मक कारक राज्यों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर देता है। आक्रामक यथार्थवाद भी रक्षात्मक यथार्थवाद की तरह एक संरचनात्मक सिद्धांत है, जो मानव व्यवहार के बजाय संरचनात्मक कारकों पर अपने तर्कों को आधार बनाता है। आक्रामक यथार्थवाद की अवधारणा करने वाले शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मीयर्सहाइमर का तर्क है कि महान शक्तियां हमेशा प्रतिद्वंदियों की कीमत पर अपनी शक्ति को अधिकतम करने की कोशिश करती हैं। रक्षात्मक यथार्थवादी जबकि यह तर्क देते हैं कि महान शक्तियां सत्ता के मौजूदा संतुलन को बनाए रखना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर आक्रामक यथार्थवादी यह तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथा स्थिति की शक्तियां शायद ही कभी देखी जाती हैं। आक्रामक यथार्थवादियों के अनुसार राज्य का अंतिम लक्ष्य पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खुद को आधिपत्य वाली शक्ति के रूप में स्थापित करना होता है, जिससे आगे संघर्ष देखे जा सकते हैं।
वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष भी कुछ इसी रूप में देखा जा सकता है, जिसके चलते आदर्शवाद और यथार्थवाद को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से भारत नेपाल संबंध पर। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के द्वारा भारत की लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा को संपन्न किया गया है। उनके द्वारा जुलाई 2021 में शपथ ली गई थी तथा परंपरा के अनुसार उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भारत की ही देखी गई है। प्रधानमंत्री देउबा एक राजनीतिक दिग्गज हैं और पहली बार 1995 में वे प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में वह अपने 5वें कार्यकाल में हैं तथा भारत व नेपाल दोनों देशों के जटिल संबंधों को बेहतर तरीके से संभालने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मुख्य आकर्षण के रूप में जयनगर से कुर्था तक लगभग 35 किलोमीटर की सीमा पर रेल लिंक का संचालन प्रारंभ किया गया। आगे इसे बिजलपुरा और बर्दीबास तक भी विस्तारित किए जाने की योजना बनाई गई है। यह परियोजना 1 साल से अधिक समय से तैयार थी, लेकिन नेपाल में आवश्यक प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते प्रचालन को रोक दिया गया था, जो अब जाकर प्रारंभ किया गया है। यात्रा के दौरान दूसरी परियोजना जिसका उद्घाटन किया गया वह है डबल सर्किट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि सोलुखुंबू को मिर्चैया सिराहा से जोड़ देती है। इसे एक्सिम बैंक के 200 करोड़ के रियायती ऋण के साथ निर्मित किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि सोलू कॉरिडोर में 1 दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं की योजना है, जिससे दोनों देशों के मध्य ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल करने, पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने आदि से भी संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के मध्य पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर भी सहमति बनी है, जो लगभग $7 अरब की महत्वाकांक्षी परियोजना है। नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने गठबंधन के सहयोगियों जैसे कि माओवादियों के विरोध के बावजूद अमेरिका से किए गए समझौते यूएस मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी एमसीसी को भी आगे बढ़ाया गया है। यह समझौता बिजली की उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के साथ नेपाल के पूर्व पश्चिम राजमार्ग के रखरखाव के लिए भी लगभग $500 मिलियन के अनुदान को प्रदान करता है। हालांकि चीनी दूतावास के द्वारा लगातार इसको रोकने का प्रयास किया गया तथा इसे अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा बताया गया। इसके बावजूद नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा 2017 में हस्ताक्षरित किए गए इस समझौते को आगे बढ़ाया गया है, जो निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। हाल के वर्षों में मुख्य रूप से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ते हुए देखा गया है, जो मूल रूप से पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दौरान देखा गया था। भारत के द्वारा 2014 के बाद से ही नेपाल के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दिए जाने के लिए पड़ोसी पहले की नीति पर कार्य किया गया। इसके अंतर्गत अगस्त 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक सफल नेपाल यात्रा भी की गई। हालांकि 2015 के बाद से ही भारत और नेपाल के संबंधों में थोड़े तनाव देखे गए हैं। इसके अंतर्गत पहले भारत पर यह आरोप लगाया गया कि उसके द्वारा नेपाल के संविधान निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा है। फिर भारत पर एक अनाधिकारिक ब्लॉकेड लगाने का भी आरोप लगाया गया, जिससे भारत के प्रति नेपाल में विरोध बढ़ता देखा गया था। विशेषज्ञों के अनुसार पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा नेपाली राष्ट्रवाद और भारत के विरोध दोनों को ही साथ में बढ़ाते हुए अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण देखा जा सकता था। 2016 में केपी शर्मा ओली के द्वारा बीजिंग की यात्रा की गई तथा नेपाल में चीनी निवेशकों को प्राथमिकता भी प्रदान की गई थी। इसके चलते अब चीन नेपाल में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा योगदान करने वाले देशों में से एक हो गया है। वर्तमान में चीन न केवल नेपाल में हाईवे आदि के निर्माण में संलग्न है, अपितु पोखरा और लुम्बिनी आदि के क्षेत्रों में एयरपोर्ट आदि का भी निर्माण किया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिस्थितियों में भारत को भी इसी के अनुसार कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य रूप से भारत और नेपाल के मध्य देखे जा रहे तनाव का समाधान किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 कूटनीति आदि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। समय समय पर 1950 की भारत और नेपाल के मध्य शांति और मित्रता की संधि में संशोधन की बात उठती रही है, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 2016 में इसको लेकर एक 8 सदस्यों वाला एमिनेंट पर्सन्स का ग्रुप भी बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर अंतिम विचार किया जा सकता है। इसके अलावा 2019 के बाद से काला पानी और सुस्ता आदि के क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद भी देखा जा रहा है। इसको भी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि मूल रूप से यह विवाद पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के काल में खड़े किए देखे गए थे, जिसको आसानी से अब सुलझाया जा सकता है और संबंधों को और बेहतर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस से है, और इसमें हम बात करने जा रहे हैं सीबीआई स्वायत्तता के प्रश्न पर। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने भारत की जांच एजेंसियों की दयनीय स्थिति को रेखांकित किया है। पिछले हफ्ते दिल्ली में आयोजित एक मेमोरियल टॉक में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका के द्वारा एजेंसियों की पूरी तरीके से अधीनता और न्याय के लिए इसके विनाशकारी परिणामों की भी आलोचना की है। इसके संदर्भ में आपको सीबीआई से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से विभिन्न माध्यमों को लेकर सीबीआई सरकार पर निर्भर है, जैसे कि एजेंसी स्टाफिंग के लिए गृह मंत्रालय पर निर्भर है, क्योंकि इसके कई जांचकर्ता भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं। एजेंसी वकीलों के लिए कानून मंत्रालय पर निर्भर है, और कुछ हद तक कार्यात्मक स्वायत्तता के अभाव को देखा जा सकता है। क्योंकि इसमें ज्यादातर नियुक्तियां डेप्यूटेशन पर होती हैं, इसलिए आईपीएस अधिकारियों पर सरकार का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी देखा जा सकता है, क्योंकि वे भविष्य की पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं। सीबीआई पर एक और बड़ी बाधा राज्यों में मामलों की जांच हेतु अपने अधिकार को लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर भी निर्भरता है, भले ही ऐसी जांच केंद्र सरकार के कर्मचारी को लक्षित करती हो। आपको ये ध्यान रखना होगा कि चूंकि पुलिस संविधान के तहत एक राज्य का विषय है और सीबीआई आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करती है, जो इसे एक पुलिस एजेंसी बनाती है, जिससे सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। इसको लेकर कई बार विरोधाभास देखा जाता है, जिससे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यही कारण है कि इन बातों को ध्यान में रखकर ही हमें कुछ संस्थागत सुधारों पर गौर करने की आवश्यकता है। इसके तहत मूल रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीबीआई एक औपचारिक आधुनिक कानूनी ढांचे के तहत काम करे, जिसे एक समकालीन जांच एजेंसी के लिए बनाया गया हो। यह एक ऐसा सुझाव है जिसे द्वितीय प्रशासनिक आयोग के द्वारा भी दिया गया था और विभिन्न संसदीय स्थायी समितियों के द्वारा भी दिया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न संसदीय स्थायी समितियों ने यह सिफारिश की है कि कानूनी अधिदेश, बुनियादी ढांचे और संसाधनों के मामले में सीबीआई को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सीबीआई के पास अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने की शक्तियां होनी चाहिए, भले ही वे किसी भी पद पर हों या जिस राज्य में वे सेवा कर रहे हों। एक कॉलेजियम के माध्यम से सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति के अलावा सरकार को सीबीआई के लिए वित्तीय स्वायत्तता को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि जिस तरीके से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को स्वायत्तता प्राप्त है और इस प्रकार से वह केवल संसद के प्रति जवाबदेह है, उसी प्रकार की शक्ति सीबीआई आदि को भी दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक मांग यह भी है कि सीबीआई अधिकारियों का अपना समर्पित कैडर विकसित करे, जो प्रतिनियुक्ति और अचानक स्थानांतरण के बारे में परेशान नहीं हो। इसके अलावा सीबीआई पर एक अधिक कुशल संसदीय निरीक्षण बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक तरीका हो सकता है, जिसके लिए
कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम व संवैधानिक स्वतंत्रता पर। हाल ही में दिल्ली के एक सत्र न्यायालय ने उमर खालिद को उन मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया जिन्हें आमतौर पर दिल्ली दंगों के मामले के रूप में जाना जाता है। पुलिस के अनुसार उमर खालिद दिल्ली में फरवरी 2020 की हिंसा के पीछे प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है, जिनमें 50 से अधिक लोगों की जान गई थी। इसके तहत खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1967 के तहत आरोप पत्र को दायर किया गया है। इसके चलते उमर खालिद 500 से अधिक दिनों से जेल में है। हालांकि अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुए हैं। दिल्ली दंगों को लेकर जिन जिन पर आरोप लगाया गया है तथा उनको जिस प्रकार से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपित किया गया है, इससे अनेक बार गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की आलोचना प्रकाश में आ जाती है। उल्लेखनीय है कि गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम को 1967 में अधिनियमित किया गया था तथा इसे 2004, 2008 तथा 2019 आदि में संशोधित किया गया है। हालांकि संशोधनों के बावजूद कानून के समक्ष एक प्रमुख समस्या इसकी धारा 43D5 में निहित है, जो किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से रोकता है अगर पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिक आरोप प्रत्यक्ष रूप में सच हैं। इस धारा का प्रभाव यह देखा जाता है कि एक बार जब पुलिस किसी व्यक्ति पर यूएपीए के तहत आरोप लगाने का चुनाव करती है तो जमानत देना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि जमानत को स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी माना जाता है और जब तक व्यक्ति पर आरोप साबित नहीं किया गया है वह जमानत पर रिहा होने का अधिकार मांग सकता है। इस संदर्भ में आपको सुप्रीम कोर्ट के 2019 के जहूर अहमद शाह वताली मामले को भी याद रखना है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालतों को पुलिस के द्वारा मामले की गहराई से जांच करने से रोककर स्थिति को और जटिल बना दिया गया है। इससे यह देखा जाता है कि यूएपीए के आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिकाएं स्वीकार नहीं हो पाती हैं, जिससे आगे चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली में ही सुधार करने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत ऐसे व्यक्तियों को जमानत दिए जाने से की जा सकती है जिन पर अभी आरोप साबित भी नहीं हुए हैं अथवा उनके खिलाफ ट्रायल भी शुरू नहीं किया गया है। इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल में रखा जा रहा है। हालांकि इसके लिए न्यायपालिका को ही शुरुआत किए जाने की आवश्यकता है तथा इसी के अनुरूप इच्छा शक्ति को भी दिखाए जाने पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में हाल ही में एक महत्वपूर्ण क्षण तब देखा गया जब दोनों देशों के द्वारा एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में वर्णित किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता भारत में ऑस्ट्रेलियाई माल के निर्यात के 85% से अधिक पर टैरिफ को समाप्त करता है। वाणिज्य मंत्री के अनुसार यह व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार को 36.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से आगे चलकर 60 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक बढ़ा सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के माध्यम से कोयला, दाल, दुर्लभ मृदा तत्वों के सहित भारत में ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर शुल्क को समाप्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इसमें ब्लूबेरी सहित वाइन और कृषि उत्पाद आदि पर टैरिफ में चरणबद्ध कमी को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त यह सौदा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी विस्तारित किया गया है, जिसमें भारतीय छात्रों के लिए अध्ययन और कार्य वीजा आदि को भी शामिल किया गया है।
आपको ये ध्यान रखना है कि विविध प्रकार के आंकड़े यह बताते हैं कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में 5 विदेशी छात्रों में से लगभग एक भारत से है, जो पूरी फीस देने वाले भारतीय छात्रों को विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह बना देते हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह जो मुक्त व्यापार समझौता है वह आर्थिक संदेश देने के साथ ही राजनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार से हाल के समय में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति देखी जा रही है, इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के हितों का वास्तव में अभिसरण हो जाता है। दोनों देशों के लिए रूस का यूक्रेन पर आक्रमण भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि भारत के ज्यादातर हथियारों का आयात रूस से ही होता है और भारत के 70% मिलिट्री हार्डवेयर भी रूस निर्मित ही हैं। इस रूप में भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में विविधीकरण एक बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सहायक राष्ट्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अतीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं। इसमें भारत के द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण किए जाने पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। साथ ही 2009-10 में मेलबर्न में भारतीय छात्रों पर हमले के मामले को लेकर भी संबंधों में तनाव देखा गया था। हालांकि वर्तमान में दोनों ही देश आर्थिक उदारीकरण के मानदंडों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को साझा करते हैं तथा एक नियम आधारित व्यवस्था की भी बात करते हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से हिंद प्रशांत के क्षेत्र में चीन का प्रभाव देखा जा रहा है, कोरोना वायरस के चलते आर्थिक अनिश्चितता देखी जा रही है, उस दृष्टिकोण से भी भविष्य में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और बेहतर होता देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत नेपाल संबंधों के जटिल चरित्र की पृष्ठभूमि में न केवल कई मतभेदों को सुलझाने के लिए शांत बातचीत की आवश्यकता है, भारत को भी संवेदनशील और उदार होने की जरूरत है। व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद बनाम उदारवाद जैसी बुनियादी अवधारणाओं की समझ न केवल महान शक्तियों की राजनीति और प्रतिद्वंदिता की व्याख्या करने अपितु हालिया संबंधों को भी समझने में सहायता प्रदान कर सकती हैं। व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत नेपाल संबंधों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत नेपाल संबंधों में हालिया घटनाक्रमों की व्याख्या करेंगे, भारत नेपाल संबंधों में सहयोग व तनाव के बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे तथा तनाव के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद, उदारवाद की बुनियादी अवधारणाओं की व्याख्या करेंगे, इनमें निहित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताएंगे और इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए आवश्यक उदाहरणों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।